हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत के भूगोल में आज हमारा टॉपिक है भारत की कृषि। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कृषि के बारे में। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप सबको पता ही होगा। और यहाँ की लगभग 55% जनसंख्या जो है वो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ भारत की जो भूमि है उसके 51% भाग पर कृषि कार्य होता है। भारत की भूमि के 4% भाग पर चारागाह हैं। इनमें से 21% भाग पर वन और 24% भूमि जो है बंजर है। 1950-51 में भारत के जीडीपी में जो कृषि का योगदान था वह 52.2% था। 2021 2021 में भारत के जीडीपी में जो कृषि का योगदान है वह 19.9% है। दोस्तों, जिस देश का योगदान जीडीपी में जिस सेक्टर से मान लीजिए कृषि से अगर अधिक योगदान है जीडीपी में, तो इसका मतलब वह एक अविकसित देश है। जैसे जैसे कोई देश अविकसित से विकासशील, विकासशील से विकसित बनता जाता है, वैसे वैसे उस देश में कृषि का कृषि का जो क्षेत्र है उसका योगदान जीडीपी में कम होता जाएगा। ठीक है। अगर भारत में कृषि की बात करूं तो दोस्तों दो प्रकार से है। 55% कृषि क्षेत्र जो है वो मानसून पर निर्भर है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है। इसके 45% क्षेत्र पर सिंचाई होती है, और सिंचाई किन किन के माध्यम से होती है? 40% नहरों के माध्यम से होती है, कुएं और नलकूप के माध्यम से 37.8% होती है, तालाबों के माध्यम से 14.5% होती है। इसके अलावा भी अन्य तरीके हैं सिंचाई करने के। ठीक है। भारत में जो कुल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो 15 हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में ही केवल 9 है। दोस्तों, कृषि जलवायु क्षेत्र क्या होता है? प्रत्येक पौधे को उगने के लिए एक विशिष्ट जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे जो गेहूं है, गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, इसलिए गेहूं को सर्दी के महीने में ही उगाया जाता है। जबकि जो धान है वह उष्ण कटिबंधीय पौधा है, इसलिए धान को गर्मी के महीने में उगाया जाता है। ठीक है। ऐसे करके जलवायु क्षेत्र 15 हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 9 है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएआर की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इससे पहले यह मुख्यालय पूसा में था। ठीक है। वहां पर भूकंप आ गया था, इसलिए इसको वहां से शिफ्ट करके नई दिल्ली भेज दिया गया। भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसका नाम था यूपी कृषि विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को, जिसका नाम बदलकर अब हो गया है जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, और वर्तमान में यह उत्तराखंड के पंतनगर में स्थित है। स्वतंत्र भारत के जो पहले कृषि मंत्री थे वो थे पंजाब राव देशमुख। ठीक है। और भारत में पहली कृषि जनगणना जो हुई थी वो 1970-71 के मध्य में हुई थी। ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कृषि के विभिन्न प्रकार। दोस्तों, कृषि के विभिन्न प्रकार होते हैं और हम अलग अलग प्रकार के इसमें कृषि के मेथड के बारे में देखेंगे। ठीक है। दोस्तों, पहला है फसल चक्र। फसल चक्र में क्या होता है कि भूमि के किसी भाग पर योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसल प्राप्त करी जाती है। ठीक है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपने कोई ऐसी फसल उगाई है जिसकी जड़ें गहरी वाली हो, इसके बाद ऐसी फसलें उगाना जिसकी जड़ें कम गहरी वाली हो। अगर एक बार में आपने दलहनी फसलें उगाई हैं तो इसके बाद ऐसी फसलें उगाना जो दलहनी ना हो, यानी कि अदलहनी फसलों को उगाना। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वह बनी रहती है। ठीक है। और खेती जो हमारी जमीन होती है वो अधिक क्या होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगली खेती है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में क्या होता है, जहां पर खेती और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं, ऐसी खेती को बोलते हैं मिश्रित खेती। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। इसमें खेती और पशुपालन दोनों एक साथ होता है। अगला है अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि को हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बोलते हैं। इसमें किसान और खरीदार के मध्य एक समझौता होता है, और इस समझौते के तहत क्या होता है कि जैसे मान लो किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मुझे अपनी फैक्ट्री के लिए चिप्स बनाने हैं, तो मुझे चाहिए कि मुझे आलू चाहिए आपके खेत से, तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। रेट वेट वगैरह फिक्स हो जाते हैं पहले से ही। ठीक है। और इसके बाद जो सारा काम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का ही होता है। फसल सीधे खेत से कॉन्ट्रैक्टर के पास जाती है। ठीक है। इस प्रकार की खेती को बोलते हैं अनुबंध कृषि। अगला है नगदी कृषि। दोस्तों, इस प्रकार की कृषि में जो फसलें बोई जाती हैं उनका उपयोग किसान स्वयं नहीं करता या बहुत कम मात्रा में करता है। इन फसलों को मुख्य रूप से धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह फसलें खेत से सीधे बिकने चली जाती हैं। ठीक। जैसे गन्ना है, तंबाकू है, कपास आदि। अब दोस्तों गन्ना है तो गन्ना अपने पास रख नहीं सकता वो, क्योंकि गन्ना सूख जाएगा, कुछ समय बाद उसमें से रस खत्म हो जाएगा। ठीक है। तंबाकू है, तंबाकू कितना खा लेगा कोई इंसान,
ठीक। तो कपास है, तो ये फसलें ऐसी हैं जो सीधे खेत से कहाँ होती है, बिकने के लिए चली जाती हैं। अगला है झूम कृषि दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झूम कृषि। झूम कृषि क्या होती है? इस कृषि को स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं, काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं, और बुश फैलो कृषि भी कहा जाता है। इसमें पहले भूमि के वन को जलाकर साफ किया जाता है, फिर 1 वर्ष बाद उसको खाली छोड़ दिया जाता है, फिर उस 1 वर्ष के बाद उस राख युक्त मिट्टी में मोटे अनाज बिखेर कर बोया जाता है। इससे क्या होता है? इससे भूमि की जो ऊपरी परत है वो उपजाऊ हो जाती है, और इस प्रकार की भूमि पर कम से कम 2-3 साल तक खेती की जाती है। उसके बाद ये उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं, और फिर अगली जो है उसको जगह को ढूंढते हैं और वहां पर इस प्रकार की खेती करते हैं। इस प्रकार की जो खेती है मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। ठीक। अगला है दोस्तों जीरो फार्मिंग। क्या होती है जीरो फार्मिंग? उस फार्मिंग को कहते हैं इस खेती में कृषक प्रायः जमीन में बाहर से उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करता है, ऐसी खेती को बोलते हैं जीरो फार्मिंग। अगली है रेंचिंग कृषि। रेंचिंग कृषि में जो दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति में विभिन्न प्रकार के पशु जैसे भेड़ बकरी इनको चराया जाता है, ऐसी खेती होती है रेंचिंग खेती। अगला है सहकारी कृषि। दोस्तों सहकारी कृषि को बोलते हैं इस कृषि को लाभ के उद्देश्य से, अपनी इच्छा से, अपनी भूमि, अपना श्रम और अपनी पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती की जाती है। इसको हम बोलते हैं सहकारी कृषि या फिर कोऑपरेटिव, ठीक है, एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एग्रीकल्चर। अगली कृषि है रिले कृषि। दोस्तों रिले कृषि में क्या होता है? एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है, ऐसी खेती कहलाती है रिले कृषि। पारिस्थितिकी कृषि में क्या होता है? इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह हो गया, इस प्रकार से। तो ये थे दोस्तों कृषि के विभिन्न प्रकार। अब देखते हैं आगे क्या है। ठीक, देखते हैं भारत की कृषि को। दोस्तों भारत की कृषि में आगे देखते हैं फसलें। दोस्तों भारत की फसलें जो हैं, भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, एक रबी, एक खरीफ और एक जायद की फसलें। ठीक, इसमें दोस्तों जो रबी की फसल है इसके बुआई का समय है अक्टूबर नवंबर, और इसके कटाई का समय है मार्च अप्रैल। और रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं देखते हैं। इसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर, आलू आदि ये मुख्य फसलें हैं जो कि रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। अगली जो हमारी फसल है वह है खरीफ की फसल। दोस्तों खरीफ की फसल की बुआई होती है जून और जुलाई में, इसकी कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में, और इसकी मुख्य फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, सोयाबीन आदि। ठीक दोस्तों मूंगफली के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और कपास की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, ठीक है, ये नंबर 1 पर है उत्पादन में। अगली फसल है हमारी जायद की फसल। जायद की फसल की जो बुवाई होती है वह मार्च अप्रैल में होती है, ठीक है, और इसकी जो कटाई है वह जून जुलाई में होती है। इसमें प्रमुख फसलें हैं तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, तुरई आदि, यानी कि इन दोनों की फसलों के बीच में हम जायद की फसलें उगाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं प्रमुख खाद्य फसलें जो है हमारी, उसमें प्रमुख रूप से है चावल। दोस्तों चावल का जो कुल है वो ग्रेमिनी कुल में आता है, इसका वैज्ञानिक नाम है अराइजा सटाइवा। इसके लिए जो वर्षा चाहिए वो 100 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए, और तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस का चाहिए होता है। मौसम के आधार पर चावल की दोस्तों 3 किस्में हैं। अमन जो शीतकाल में बोई जाती है, दूसरा है ओंस, इस शरदकालीन में होती है, और तीसरा है बोरा, यह ग्रीष्मकाल में होती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की फसल ही बोई जाती है, ठीक है, और इसके दोस्तों उत्पादन में नंबर 1 पर है पश्चिम बंगाल। इसकी अन्य किस्म है दोस्तों IR-20, ठीक है, और भारत में सबसे अधिक ये पश्चिम बंगाल में होती है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद अगली खाद्य फसल है हमारी गेहूं। ये भी दोस्तों ग्रेमिनी कुल का है, इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। इसके लिए वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए, और इसका तापमान लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसकी दोस्तों कुछ प्रमुख किस्में हैं, कल्याण है, सोना है, सोनालिका है, लेरमा है, सोनारा 64 है, मेया 64 है, S227 आदि, ये इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं। गेहूं में एक बोनेपन का जीन होता है जिसको दोस्तों बोलते हैं नोरिन 10, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेहूं का जो कवक जनित रोग होता है उसे बोलते हैं दोस्तों करनाल बंट। अगला देखते हैं दोस्तों मक्का। मक्का में दोस्तों 80% कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, इसमें स्टार्च की सर्वाधिक मात्रा होती है, और यह बायोडीजल के उत्पादन में महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। दोस्तों बायोडीजल का जो पौधा होता है जेट्रोफा होता है, इस पे बना लेना डबल स्टार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मक्का के प्रोटीन को दोस्तों जैन कहते हैं, और दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जो मक्का होता है ये कर्नाटक क्षेत्र में होता है, ठीक।
तो दोस्तों ये थी भारत की मुख्य फसलें। अगला देखते हैं दोस्तों हरित क्रांति को। ठीक है, इसको हम ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं अंग्रेजी में। दोस्तों हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग था वो सबसे पहले विलियम गेट ने किया था और यह अमेरिका के थे। अगर मैं विश्व स्तर पर बात करूं तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जो जनक थे वह थे नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक, भारत के संदर्भ में तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे वह थे एम एस स्वामीनाथन। 1966-67 के टाइम पर दोस्तों, इस समय भारत में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, और अकाल के बाद धान की अधिक उपज देने वाली प्रजाति ताइचुंग और गेहूं की लेरमा रोजो और सोनारा 64 इनके बीजों का भारत में आयात किया गया। ठीक है, यानी कि इसे विदेश से मंगवाया गया। भारत में जो हरित क्रांति के प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर इनका सबसे पहले प्रयोग किया गया था वह है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान का गंगानगर जिला। दोस्तों ये वह क्षेत्र हैं जहां पर सबसे पहली बार जो हरित क्रांति के लिए जो बीज लाए गए थे वहां पर इनका हमने प्रयोग किया था इन क्षेत्रों में। ठीक है, और गेहूं से सबसे ज्यादा जो प्रभावित फसल हुई, इससे जो फसल हुई थी उसका नाम है गेहूं। इससे क्या हुआ, इससे गेहूं की फसल हमारे यहाँ अचानक से बढ़ गई, गेहूं का उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, लेकिन जो अन्य दलहनी फसलें थी उनका नुकसान हुआ, क्योंकि फिर लोग गेहूं की तरफ क्या होने लगे, जाने लगे और गेहूं की खेती करने लगे। ठीक दोस्तों, कुछ प्रमुख कृषि संगठन है जैसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वह मनीला में है और मनीला फिलीपींस में। ठीक, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कटक में है, यह ओडिशा में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कानपुर में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करूं दोस्तों, इसका मुख्यालय करनाल हरियाणा में है। ठीक है, ये थे दोस्तों हरित क्रांति। अगर कृषि के कुछ विशेष प्रकार और कुछ प्रमुख क्रांति देख लेते हैं दोस्तों। कृषि के विशेष प्रकार में देखेंगे सबसे पहले विटीकल्चर। तो दोस्तों जो विटीकल्चर है यह अंगूर उत्पादन से संबंधित है। पीसीकल्चर यह मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी उत्पादन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर दोस्तों फूलों के उत्पादन से संबंधित है। और वर्मीकल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है। ये कुछ प्रमुख कृषि के विशेष प्रकार हैं। इसके अलावा भी हैं लेकिन ये कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, अगला हम देखेंगे प्रमुख क्रांतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो प्रमुख क्रांतियों में देखते हैं सबसे पहले हरित क्रांति। दोस्तों हरित क्रांति के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि विश्व में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है वो 66-67 के टाइम पर होती है, जब देश में अकाल पड़ा था उसके बाद। ठीक है, हरित क्रांति से सबसे अधिक जो फर्क पड़ा है भारत में वह गेहूं की फसल को पड़ा है। ये किसके लिए है तो दोस्तों, कृषि विकास क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु इस क्रांति की शुरुआत की गई। अगला है काली क्रांति। काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन में वृद्धि हेतु है। दोस्तों मैंने पूछा था बायोडीजल उत्पादन में वृद्धि, बायोडीजल उत्पादन का जो पौधा होता है उसका नाम है जेट्रोफा, ये भी आपको याद रखना है। श्वेत क्रांति यह दूध उत्पादन में वृद्धि हेतु है। दोस्तों चाहे दूध उत्पादन पूछे चाहे डेयरी उत्पादन पूछे एक ही बात है। और इसी श्वेत क्रांति से रिलेटेड एक ऑपरेशन चला था, इसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। यह 1970 में चला था और इसके जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक, अगली क्रांति है दोस्तों नीली क्रांति। यह मत्स्य पालन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन और सरसों के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति ऊन, चमड़ा और उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। जो बादामी क्रांति है दोस्तों यह मसाला उत्पादन में वृद्धि हेतु है। लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि हेतु है। स्वर्णिम क्रांति दोस्तों बागवानी को बढ़ावा देने हेतु इसको शुरू किया गया था। रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से संबंधित है। अब दोस्तों रजत क्रांति जो है यह अंडा उत्पादन और मुर्गी उत्पादन दोनों से ही रिलेटेड है। अमृत क्रांति दोस्तों यह नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। तो दोस्तों यह था भारत की कृषि के बारे में कुछ फैक्ट। ठीक है, अब इस कृषि से संबंधित हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि भारत की कृषि से संबंधित है, तो चलिए देखते हैं उनको। हमारा पहला प्रश्न है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नकदी फसल में गेहूं संबंधित नहीं होता है। ठीक है, नकदी फसल में जो है वो हमारी कौन कौन सी फसलें आती हैं, गन्ना, कपास और जूट। गेहूं इस फसल में नहीं आता, यह रबी की फसल में आता है। ठीक है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो चावल उत्पादक सबसे बड़ा राज्य दोस्तों पश्चिम बंगाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है
भारत की प्रमुख खाद्य फसल दोस्तों चावल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक उपज जो देती है वो है चावल। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। तो दोस्तों हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही है गेहूं और चावल के उत्पादन में। और ठीक है, और हरित क्रांति से सबसे अधिक नुकसान जो हुआ है वो हुआ है दलहनी फसलों को। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दलहन और मोटा अनाज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों यह माना जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। दोस्तों यह है गुजरात। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों बता चुका हूं, नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत में ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ कब हुआ था। दोस्तों यह हुआ है 1970। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध के उत्पादन से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेशन फ्लड का संबंध, ऑपरेशन फ्लड दोस्तों किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, दोस्तों यह माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। झींगा एक प्रकार की मछली होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति का संबंध किससे। दोस्तों गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएं तो गेहूं की फसल। ठीक है, यह रबी की फसल में आती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों चावल का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो दोस्तों देख लेते हैं, इनमें से दोस्तों जो सरसों है, ठीक है, यह खरीफ की फसल नहीं है। बाकी कपास, मूंगफली और मक्का तीनों खरीफ की फसलें हैं। दोस्तों झूम क्या है। झूम है एक कृषि का तरीका। इसे स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं या काटो और जलाओ कृषि भी बोलते हैं, और यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। दोस्तों यह कानपुर में स्थित है। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है। तो दोस्तों पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। दोस्तों ये मैं बता चुका हूं, यह है चावल की। ठीक है, चावल की किस्म है एक प्रकार की। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। तो दोस्तों जो नकदी फसल है इनमें से वो है तंबाकू। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो दोस्तों सरसों जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।